गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पार्ट 1 द साउंड ऑफ म्यूज़िक रिटन बाय डेबोरा काउले. शी वॉज एन रियली an inspirational broadcaster as well as essayist. This is the story of Evelyn Glennie, right? So first of all, you will see what has been given here, and before you read, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. These are the lines. We will come to know कि किसने लिखी हैं, अभी चैप्टर में ही आपको मिल जाएंगी. बट इन लाइन्स में लिखा गया है कि भगवान ने ज़रूर उनकी हियरिंग ले ली, लेकिन उनको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दिया है, कुछ ऐसा अलग दिया है, राइट, जो शायद किसी के पास भी नहीं है. जो हम सुन सकते हैं वो उसे फील कर सकती है, एंड फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे भी कहीं ज़्यादा. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और इसलिए वो म्यूज़िक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती है. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ पर्सन जिन्होंने अपनी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी से फ़ाइट किया, एंड शी मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. लेट अस बिगिन. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. Rush hour crowds jostle means it was the time जब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, right? बहुत ज़्यादा crowd रहता है means in afternoon, right, where on the train platform. And what's the meaning of jostle means to push each other. तो जनरली क्या होता था कि प्लेटफॉर्म पे जब आफ्टरनून का टाइम रहता है, आप कहीं भी देखो तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, वर्किंग लोग भी जा रहे होते हैं, और बहुत सारे काम होते हैं लोगों को, और जो ट्रैवल करने वाले होते हैं उनकी भी भीड़ काफ़ी हो जाती है. सो देयर वॉज अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17. एक लड़की होती है जो कि अपने आई थिंक अपने टीनेजर्स में है, 17 ईयर्स या उसके आसपास. वॉज नर्वस, वो काफ़ी नर्वस लग रही है, लेकिन वो एक्साइटेड भी लग रही है. एज शी फेल द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही उसको वाइब्रेशंस आती हैं, आप जब प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो और जब ट्रेन वहाँ से आती है तो आपको कुछ वाइब्रेशंस फील होती हैं. सो एज शी फेल द वाइब्रेशंस ऑफ द ट्रेन, शी गॉट एक्साइटेड. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन. वो नर्वस क्यों है? बिकॉज उसका ये फर्स्ट डे है एट द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. Scottish farm means from Scotland, as Scotland is famous for its greenery, तो इसलिए यहाँ पर इसको स्कॉटिश फार्म लिखा गया है, पर हम बात कर रहे हैं स्कॉटलैंड की. और डॉन्टिंग का मतलब होता है फ्राइटनिंग. सो शी वॉज क्वाइट अफ्रेड. जनरली होता क्या है, जब आप लोग अपना स्कूल एज में होते हो और उसके बाद आप कहीं, इवन अगर आप कॉलेज में भी एडमिशन लेने जाओ, देयर विल बी सम नर्वसनेस इन यू, बिकॉज आप एक नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने वाले होते हो. सो यू डोंट नो कि वहाँ कैसा आपको लगेगा. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. Aspiring musician here meaning is given a person who wants to be a musician because it was her passion. लेकिन उसके लिए एक चैलेंज था क्योंकि वो she was profoundly deaf, वो सुन नहीं सकती थी. पैराग्राफ नंबर 2. एवलीन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. ऐसा नहीं था कि वो बर्थ से ही नहीं सुन सकती थी, ये कुछ ग्रेजुअली उनके साथ होता है. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. अब उनकी मदर जो है, उनको वो कहती हैं, उनकी मदर, कि मुझे आज भी याद है कि मैंने ऐसा कुछ नोटिस किया था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है जब वो 8 इयर्स की थी, और वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, और जब वो वेट कर रही थी कि उसका टर्न कब आएगा पियानो पर. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. उन्होंने उसको बुलाया लेकिन उसने कुछ नहीं सुना.
आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर्ड। फिर उसकी मदर कहती हैं कि मुझे लगता है कि उसने कुछ सुना ही नहीं। सेज इज़ाबेल ग्लेनी। इज़ाबेल ग्लेनी कौन है? ये उसकी मदर है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कंसील हेयर? कंसील मीन्स टू हाइड, छुपाना। तो एवलीन जो थी वो इसको छुपाती रही कि उसको सुनना, क्योंकि हम जैसा पढ़ रहे हैं कि बर्थ से ही वो डेफ नहीं थी। उसको ऐसा नहीं था कि वो बर्थ से ही उसको सुनने में नहीं आता था, उसके साथ ये चीज़ ग्रेजुअल होने लगी। लेकिन जैसे आपने देखा है बच्चे होते हैं, अगर उनमें कोई डिसेबिलिटी है तो वो अपने कई बार अपने पेरेंट्स से भी छुपाते हैं और अपने फ्रेंड्स को तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहते, और टीचर्स को भी, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनके फ्रेंड्स या कोई भी उनको एक टॉन्ट ना दे या फिर उनका मजाक ना उड़ाए। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डेटोरिएटेड। डेटोरिएटेड मतलब कमी आ जाना। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे वो 11 ईयर्स में आई उसके मार्क्स बहुत कम होने लगे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड मीन्स रिक्वेस्टेड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू द स्पेशलिस्ट। फिर उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और बोला कि आप इसको स्पेशलिस्ट के पास एक बार दिखाओ। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। उसके बाद ये देखा गया कि उसको एक बहुत ज़्यादा हियरिंग प्रॉब्लम थी। ये इसलिए थी क्योंकि उसका कोई नर्व डैमेज हो गया था। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। और उसके पेरेंट्स को बोला गया कि उसको क्या दिलवा दिए जाएं? हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स मतलब मशीन जो आप कान में लगाओ तो आपको प्रॉपरली सुनने में आता है। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ। और उसको कहाँ भेजा जाना चाहिए? अब स्कूल फॉर डेफ में। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलीन, बिकॉज एवलीन कहती हैं, एवलीन प्रेजेंटली वो ये कहती हैं कि जब मेरे साथ ये हुआ तो मेरे लिए हर चीज़ एक बहुत ही ब्लैक हो गई थी, अंधकार हो गया था सब जगह। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हुआ, क्या हुआ ये। बट एवलीन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलीन बहुत डिटरमिन्ड थी और उन्होंने बोला कि मैं गिव अप नहीं करूँगी, हार नहीं मानूंगी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और उन्होंने ये तय किया कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही रहेंगी और अपना इंटरेस्ट जो उनका म्यूज़िक में ऑलरेडी था वो उसी को परस्यू करेंगी, कंटिन्यू करेंगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। जाइलोफोन यू कैन सी हेयर, आपके पास अगर बुक्स हैं तो आप देख रहे होगे कि ये पिक्चर है जाइलोफोन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कुछ वुडन बार्स लगे होते हैं डिफरेंट लेंथ्स के। तो अब क्या हुआ, उसने देखा कि जो एक गर्ल है वो जाइलोफोन प्ले कर रही है और उसने डिसाइड किया कि वो भी इसको प्ले करना चाहती है। जनरली होता क्या था कि जितने टीचर्स थे वो उसको डिस्करेज करते थे, उसको बोलते थे कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम सुन नहीं सकती हो, राइट। बट वो ऐसा नहीं मानती थी। बट नाउ देयर वॉज वन परकशनिस्ट। परकशनिस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु प्लेस ड्रम, तबला, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो बजा लेते हैं उनको हम परकशनिस्ट मास्टर कहते हैं। देयर वॉज वन परकशनिस्ट नेम रॉन फोर्ब्स, और रेन फोर्ब्स ने स्पॉटेड हर पोटेंशियल। स्पॉटेड मीन्स फाउंड हर पोटेंशियल। उन्होंने एवलीन के पोटेंशियल को पहचाना कि एवलीन बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अपने म्यूज़िक को लेके। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या करा, एवलीन को पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस दी। उन्होंने 2 लार्ज ड्रम्स लिए और उस पर डिफरेंट म्यूज़िकल नोट्स दिए। और रॉन फोर्ब्स ने एवलीन को बोला कि आप इसको ईयर्स, यू शुड नॉट लिसन इट विद योर ईयर्स, अपने ईयर से इसको मत सुनो, आप इसको किसी और तरीके से सेंस करो, फील करो। सेज एवलीन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम वेट डाउन। फिर एवलीन कहती हैं कि फिर जब मैंने देखा तो मैंने फ़ील किया कि जो हायर नोट था वो मेरे वेस्ट अप पे फील हो रहा था और लोअर वन वेस्ट डाउन पे मुझे फील हो रहा था। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फोर्ब्स ये फिर से ऐसा ही करते हैं और फिर एवलीन ने ये देखा कि वो ये नोट्स अपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी में फील कर पा रही है। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. फिर वो कहती हैं एवलीन कि जब ये मैंने ऐसा पहली बार फील किया कि मैं उन नोट्स को अपनी बॉडी में फील कर पा रही हूँ
और बाकी तो मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन जो मेरी मेहनत है, जो वो आज इतनी फेमस म्यूज़िशियन है, तो वो सब एक डिटर्मिनेशन और उनका हार्ड वर्क ही है, राइट। Now, paragraph number 4. She never looked back from that point onwards. Now, she decided that she will never look back in her life. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उसके बाद उनके कुछ टूर होते हैं, यूनाइटेड किंगडम वो जाती हैं with her orchestra अपनी टीम के साथ, और उसके बाद जब वो 16 की हो जाती हैं तो वो डिसाइड करती हैं कि वो म्यूज़िक में ही अपना करियर बनाएंगी। उसके बाद वो कुछ ऑडिशन देती हैं, एंड शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, और उनको वहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं, और वो उनकी उस एकेडमी के हिस्ट्री के हाईएस्ट मार्क्स होते हैं जो कभी भी किसी पार्टिसिपेंट ने अचीव नहीं किए होते हैं। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। अभी तक तो वो ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंसेस देती थी, अपनी टीम के साथ देती थी, लेकिन अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया और उन्होंने सोलो परफॉर्मेंसेस देना भी स्टार्ट किए। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। फिर जब उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, 3-year कोर्स, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स भी जीते। Now, paragraph number 5. And for all these, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. इसके लिए एवलीन कहती हैं, एवलीन बोलती हैं कि ऐसा नहीं है कि हीरोइक अचीवमेंट के लिए कोई शॉर्टकट है कि मैंने जो अचीव किया है या मेरी जो आज इतनी प्रेस्टीज है उसके लिए मैं कुछ शॉर्टकट आपको बताऊं। केवल इतनी सी बात है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो ऑब्वियसली यू विल गो देयर। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments. और आज उन्हें लोग जानते हैं एज अ multi-percussionist, जो कि 100 भी नहीं, thousands of instruments she can play, and a hectic international schedule. और उनका schedule इतना ज़्यादा hectic है कि अब वो उनको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलने लगते हैं, कॉन्सर्ट्स मिलने लगते हैं, एंड शी वॉज गेटिंग बिजी। नाउ पैराग्राफ नंबर 6. इट इज़ इंट्रिग्यूइंग, इट मीन्स फैसिनेटिंग। ये काफ़ी क्यूरियस था टू वॉच एवलीन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब ऑडियंस जो थी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक सरप्राइजिंग पैकेज था कि एक ना सुनने वाली लड़की जिसकी हियरिंग इम्पेयर है, शी इज़ हियरिंग इम्पेयर्ड, बट देन ऑल्सो वो इतना स्मूथली और एफर्टलेसली सब कुछ प्ले कर पाती है, इतना अच्छा म्यूज़िक कर पाती है। इन आवर 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that doesn't explain how she managed to learn French and basic Japanese. अब आपने जैसे पढ़ा कि this is like a interview with Deborah Cowley. Deborah Cowley ही इसको लिख रही हैं, और वो जब पूछती हैं एवलीन से ये सब चीज़ें वो पूछ रही होती हैं और एवलीन अपने बारे में बता रही हैं, तो एवलीन कहती हैं कि मतलब उनके लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था, और केवल उनका ये हार्ड वर्क था कि वो यहाँ तक पहुँची हैं। लेकिन अब डेबोरा काउले बोलती हैं कि हमारा जितना भी डिस्कशन रहा, 2-hour डिस्कशन में उन्होंने एक बार भी कोई वर्ड मिस नहीं किया, राइट। मैं जो भी बोल रही हूँ वो सब समझ रही थी। और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि मैन विद बुशी बियर्ड्स, यानी जिनकी दाढ़ी होती है जिन लोगों की, वो मुझे कभी कभी ट्रबल करते हैं, और फिर वो ये कह के हंसने लगती हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस। अब ये सरप्राइजिंग इसलिए था डेबोरा काउले के लिए क्योंकि वो इंटरव्यू ले रही थी और एवलीन ग्लेनी पूरे अच्छे तरीके से सुन नहीं सकती, लेकिन देन ऑल्सो ओनली वॉचिंग द लिप्स वो उनकी हर बात समझ पा रही थी। फिर एवलीन मजाक करते हुए कहती हैं कि जिन भी लोगों की दाढ़ी होती है तो उनके फेस रीड करने में या वो क्या बोल रहे हैं उन्हें ट्रबल होता है, शायद वो ये मजाक में कह रही थी। उसके बाद वो कहने लगी केवल लिप्स ही नहीं, मैं पूरा फेस, स्पेशली आइज़, जब भी कोई मुझसे बात करता है तो मैं उसका पूरा फेस देखती हूँ, आइज़ देखती हूँ। उसके बाद डेबोरा बताती हैं कि वो इतना फ्लॉलेसली बोलती हैं स्कॉटिश लिल्ट में। लिल्ट मीन्स
अ वे ऑफ स्पीकिंग, हेयर इट इज़ गिवन। तो वो कहती हैं कि वो इतना ही स्मूथली स्कॉटिश बोलती हैं, और जब उनसे बात पूछी गई तो एवलीन बोलती हैं कि मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है बिकॉज मैं जब तक 11 की थी तब तक मैं क्लियरली सुन सकती थी। लेकिन डेबोरा काउले इसके बाद भी कहती हैं कि ये नहीं हम लोग जानते कि चलो ठीक है उनको स्कॉटिश, क्योंकि वो तो वहाँ की हैं तो वहाँ का लिल्ट उनको आता है, लेकिन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़, लेकिन फिर उन्हें फ्रेंच और जैपनीज़ कैसे आ गई, राइट। एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन इट पोर्स एंड थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। उसके बाद डेबोरा कहती हैं कि जब उनसे हम आगे पूछते हैं म्यूज़िक के बारे में तो वो कहती हैं कि ये मेरी हर बॉडी पार्ट में रहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन। टिंगल्स मीन्स जब भी म्यूज़िक चलता है तो कोई सेंसेशन मेरी स्किन में चलती है। माई चीक बोन्स, इवन माई हेयर, मेरी पूरी बॉडी में इंक्लूडिंग माई हेयर, माई चीक बोन्स, सब जगह मैं उस सेंसेशन को फील करती हूँ। वैन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप एंड स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स। जब भी वो जाइलोफोन प्ले करती हैं तो वो उस साउंड को सेंस कर सकती हैं अपनी फिंगर टिप्स में। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। और वो कहती हैं कि जब मैं लीन का मतलब होता है सपोर्ट लेना किसी चीज़ का, तो वो कहती हैं कि जब भी मैं ड्रम्स पे लीन होती हूँ, मैं उनको सुनती हूँ तो मैं उनके इकोस को फील कर सकती हूँ अपनी बॉडी में। और जब भी मैं वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती हूँ तो मैं अपने शूज़ रिमूव कर देती हूँ सो दैट आई कैन फील द वाइब्रेशंस इन माई बेयर फीट। मैं अपने पैरों में वाइब्रेशन फील कर सकती हूँ, मैं उस म्यूज़िक को फील कर सकती हूँ। So this is the part 1 of the story. Now for part 2 we will meet in the next video. Thank you so much.